हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और हैलोवीन सीरीज में आज आप देखने वाले उसका 11th पार्ट जिसका नाम है हैलोवीन। ये मूवी आई थी 2018 में और ये हैलोवीन का डायरेक्ट सीक्वल है, यानी कि उसके बाद की किसी भी मूवी को नहीं मानती, ये सीधा उसकी स्टोरी को आगे बढ़ा के एक नई टाइमलाइन बनाएगी। इसका मतलब कि हैलोवीन के सीक्वल का नाम अब हैलोवीन ही है और इस फ्रेंचाइज की तीसरी मूवी है जिसका नाम हैलोवीन है। ये ओरिजिनल मूवी के 40 साल बाद आई थी और ये उसके 40 साल बाद ही बेस्ड होगी, इसलिए इसे H40 भी कहते हैं। इसके डायरेक्टर हैं डेविड गॉर्डन ग्रीन, जिन्होंने काफ़ी बेहतरीन काम किया है। इसके राइटर हैं डैनी मैकब्राइड, जेफ ब्रैडली और डेविड गॉर्डन ग्रीन भी। म्यूजिक दिया है जॉन कारपेंटर और उनके बेटे कोडी कारपेंटर ने। हैलोवीन 3 के बाद ये पहली हैलोवीन फिल्म है जिसमें जॉन कारपेंटर इन्वॉल्व है और इसका इफेक्ट आपको मूवी में दिख जाएगा। और ये एक ब्लमहाउस मूवी है। अब खास बात यह है कि आज आप सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली स्लैशर को देखने वाले हो, लेकिन इससे भी ज़्यादा खास बात यह है कि ये फिल्म फैंस के लिए एक लव लेटर है। ये आप वीडियो देखकर समझ जाओगे। मैं इस वीडियो में से फुल्ली ब्रेक डाउन करूंगा और एंड में आपको ढेर सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताऊंगा। आप भी ये देखकर हैरान हो जाओगे कि ये मूवी किस हद तक स्मार्ट है। पूरी हैलोवीन सीरीज देखने का फल आपको आज मिलेगा। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है स्मिथ ग्रोव सैनिटेरियम में, जहां माइकल बंद है पिछले 40 सालों से। हुआ ये था कि जब लूमिस ने माइकल को 6 बार शूट किया था तो वो बालकनी से नीचे गिरकर गायब हो गया था, लेकिन उसे पकड़ लिया गया था और इसके बाद उसे फिर से इसी सैनिटेरियम में डाल दिया गया। लेकिन कल उसे मूव किया जाएगा एक हाई सिक्योरिटी प्रिजन में, इसलिए वहां पहुंचे हैं दो ट्रू क्राइम पॉडकास्टर्स एरन और डैना। जबकि माइकल ने 40 सालों से एक वर्ड नहीं बोला और इन्हें लगता है कि वो इन्हें इंटरव्यू देगा। गुड लक। वो मिलते हैं माइकल के डॉक्टर रणवीर सार्टेन से, जो कि लूमिस का स्टूडेंट है और लूमिस तो अब रहा नहीं, इसलिए अब सार्टेन ही माइकल को स्टडी करता है। वो उन्हें लेकर जाता है माइकल तक, जो कि बाहर ओपन में था, लेकिन वो अच्छी तरह चेंड है। इस मूवी में माइकल का रोल किया है जेम्स जूड कॉटनी ने। एरन उसके पास जाकर उससे बात कर रहा था ताकि वो कुछ बोले और उसका मुंह खुलवाने के लिए अपने साथ वो उसका मास्क भी लाया था, जो कि ऑफकोर्स ओरिजिनल वाला नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी माइकल कुछ भी नहीं बोलता। हालांकि अपने मास्क को उसने बिना देखे सेंस कर लिया था, जिससे उसके अंदर का इविल इमर्ज हो रहा था और चारों तरफ अशांति फैल गई थी। यह था इस मूवी का इंट्रो और इसका टाइटल कार्ड भी क्लासिक है। यहाँ भी आप एक पंपकिन देख सकते हो, जिसे ध्यान से देखने पर आपको माइकल चाकू पकड़े हुए दिखता है और ये ओरिजिनल में भी था। इसके बाद वो दोनों पहुंच जाते हैं हेडनफील्ड के एक घर तक, जो कि काफी सिक्योर्ड है। और ये घर है लॉरी का, जो कि सिर्फ घर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। लॉरी टाउन से दूर यहाँ अकेली रहती है। वो लॉरी को $3000 ऑफर करते हैं उसके इंटरव्यू के लिए, तो वो उन्हें अंदर बुला लेती है और हम देखते हैं कि अपने घर में भी उसने कई सारे लॉक्स लगाए हुए हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि लॉरी का 2 बार डिवोर्स हो चुका है और उसकी एक बेटी और एक ग्रैंड डॉटर भी है, जो कि उसके साथ नहीं रहते। धीरे धीरे हमें सब कुछ पता चल जाएगा। अब इस टाइमलाइन में सबसे बड़ा चेंज ये है कि इसमें माइकल लॉरी का भाई नहीं। ये आइडिया इंट्रोड्यूस हुआ था हैलोवीन 2 में, लेकिन अब वो इनवैलिड है, इसलिए अब इसी मूवी की चलेगी और अब से वो दोनों भाई बहन नहीं हैं। और मुझे ये टेक काफ़ी पसंद आया। अब उनका इंटरव्यू कुछ खास अच्छा नहीं जाता, इसलिए लॉरी उन्हें भगा देती है। यहाँ पर एक सोशल कमेंट्री भी थी कि माइकल ने इतने लोगों को मारा, फिर भी लोग उसे समझना चाहते हैं, और लॉरी के 2 डिवोर्स हुए तो लोग उसे जज कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं लॉरी की फैमिली को, जिसमें उसकी बेटी कैरन का हस्बैंड रे और उनकी बेटी एलिसन। कैरन लॉरी से कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखती। 12 साल की उम्र में ही उसे लॉरी से अलग कर दिया गया था, क्योंकि वो कैरन को पढ़ाने लिखाने के बजाय उसे इस दुनिया से बचने के तरीके सिखा रही थी, तो आगे जो हाल लॉरी का हुआ था माइकल के सामने वो उसकी बेटी का ना हो। लेकिन इस सब की वजह से ही कैरन अपनी मॉम को हेट करती है, जबकि एलिसन लॉरी के कॉन्टैक्ट में है। यहाँ हम एलिसन की फ्रेंड विकी और उसके बॉयफ्रेंड डेव को भी देखते हैं, और ये उसी सीन को रिक्रिएट कर रहे हैं जब फर्स्ट पार्ट में लॉरी अपनी फ्रेंड्स के साथ जा रही थी। स्कूल में एलिसन के बॉयफ्रेंड कैमरॉन और उसके फ्रेंड ऑस्कर को भी देखते हैं। अब वो अपनी क्लास में बैठी थी और ये उसी फेमस सीन का रेफरेंस है जिसमें लॉरी भी क्लास में बैठे हुए खिड़की से बाहर देखती है और बाहर से दिखता है माइकल। लेकिन यहाँ एलिसन को दिखती है लॉरी। ये मूवी आपको कुछ मैसेज दे रही है जो कि आप आगे समझोगे। और यहाँ जो टीचर उन्हें पढ़ा रही है वो है पीजे सोल्स, जिन्होंने फर्स्ट पार्ट में लिंडा का रोल किया था और उनका चेहरा में दिखाया नहीं गया। लॉरी एलिसन को वो $3000 देती है जो कि उसे इंटरव्यू के लिए मिले थे। एलिसन लॉरी को सलाह देती है कि वो माइकल को भूलकर अपनी लाइफ में आगे बढ़े, लेकिन हम देखते हैं कि वो तो पूरी तरह तैयार है माइकल से भिड़ने के लिए। उसके घर में ही शूटिंग रेंज है। ये वो लॉरी नहीं है जिसे आपने पहले देखा था। ये ट्रोमैटिक है और थोड़ी अल्कोहलिक भी, लेकिन ये वो लॉरी नहीं है जो माइकल से डरकर भागेगी, बल्कि ये वो लॉरी है जो उसे मारने के लिए बेचैन है।
अगर माइकल किलर है तो ये भी किलर से कम नहीं, और ये तो हम कब से देखना चाहते थे। वो सैनिटेरियम के बाहर जाकर वेट कर रही थी क्योंकि माइकल को मूव किया जा रहा है और वो सोच रही है कि क्यों ना यहीं पर खेल खत्म कर दिया जाए। उधर उसकी फैमिली कैमरॉन के साथ डिनर कर रही थी और यहाँ हमें पता चलता है कि कैमरॉन के डैड का नाम है लॉनी। लॉनी वही लड़का है जो हैलोवीन में टॉमी को बुली कर रहा था, और टॉमी वो है जिसे लॉरी बेबीसिट कर रही थी। उनका मजा खराब करने के लिए वहां पहुंच जाती है लॉरी, जिसे देखकर पता चल रहा है कि वो काफी परेशान है क्योंकि आज 40 साल बाद उसने फिर से माइकल को देखा, और यहाँ वो उसे माइकल कहकर नहीं बुलाती बल्कि वो कहती है द शेप, जो कि माइकल का असली नाम था। एलिसन उसे कंफर्ट करती है, जिसके बाद वो वहां से चली जाती है अपने ट्रक में। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि कैसे उसने बचपन में कैरन को ट्रेन किया था। वो सब काफी हार्श था, इसलिए कैरन उससे नफरत करती है। इसके बाद हम देखते हैं दो बाप बेटों को जो कि आराम से अपनी कार में बैठकर जा रहे थे। तभी रास्ते में वो देखते हैं कि प्रिजन बस का एक्सीडेंट हो चुका था और सारे कैदी आराम से टहल रहे थे। ये रेफरेंस है फर्स्ट पार्ट के उस सीन का जब लूमिस सैनिटेरियम पहुंचकर देखता है कि सारे कैदी टहल रहे थे। वो भी माइकल का एस्केप था और ये भी। वो आदमी चेक करने जाता है कि आखिर हो क्या रहा है। इतने में उसका बेटा पुलिस को इन्फॉर्म करता है और उसके बाद खुद एक गन लेकर चेक करने जाता है। उसे एक ऑफिसर मिलता है जो कि अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। वो बस में जाता है और वहां पर था सार्टेन, जिसे वो जल्दबाजी में शूट कर देता है। इसके बाद वो भागकर वापस पहुंचता है अपनी कार में जहां माइकल पहले से मौजूद था, और वो उस बच्चे को मार देता है। यहाँ पहली बार माइकल ने किसी बच्चे को मारा, क्योंकि ये पहले वाला माइकल नहीं बल्कि वो माइकल है जो 40 साल से सब्र का घूंट पी रहा था। इसे तो अपना गोल क्लियर है, और ये किल रेफरेंस है एनी की किल का, जिसे माइकल ने ऐसे ही मारा था फर्स्ट पार्ट में। ये खबर मिलती है डेप्यूटी फ्रैंक हॉकिंस को, और वो उस जगह पर पहुंच जाता है। वहां बस के पास ही उस कार वाले आदमी की डेड बॉडी थी, और बस के अंदर था सार्टेन जो कि अभी भी जिंदा है। अब आ जाती है हैलोवीन की सुबह। हम देखते हैं एरन और डाना को जो कि पहुंचे हैं माइकल की बहन जूडिथ की कब्र देखने, और माइकल भी वहां पहले से मौजूद था। इसके बाद वो सीधा जाते हैं गैस स्टेशन पर, और माइकल भी उनके पीछे वहां पहुंच चुका था। अब एक गैस स्टेशन बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमने हैलोवीन 4 में देखा था, और यह रेजरेक्शन का भी एक छोटा सा रेफरेंस है। डाना बाथरूम की तरफ जाती है, और बैकग्राउंड में हम देख सकते हैं कि माइकल किसी को मार रहा है। खैर वो बाथरूम में भी पहुंच जाता है, और अब उसने किसी मैकेनिक के कपड़े पहन लिए। एरन स्टोर में जाता है और देखता है कि स्टोर कीपर डेड था। ऐसी किल्स इस मूवी में बहुत सारी हैं जो कि हमें दिखाई नहीं जाती, फिर भी ये काफी इफेक्टिव है। इसके बाद वो देखता है कि माइक मैकेनिक भी डेड है और इसे ही माइकल मार रहा था। इसी के कपड़े पहनकर वो पहुंचा है डाना के पास, और पार्ट 4 में भी उसने कुछ ऐसे ही कपड़े चुराए थे। उस शॉपकीपर के दांत वो ले जाकर फेंक देता है डाना के सामने। तब उसे पता चलता है कि मामला काफी सीरियस है, और इस सीक्वेंस से हमें पता चलता है कि जॉन कारपेंटर का म्यूजिक कितना इफेक्टिव है। एरन वहां पहुंचता है डाना को बचाने के लिए, लेकिन माइकल बार बार उसका सर दीवार में मारकर उसे जान से मार देता है, और ये किल रेफरेंस है रॉब ज़ॉम्बी के हैलोवीन के बिग जो की किल का। इसके बाद वो डाना को भी मार देता है उसकी गर्दन तोड़कर। ले लो इंटरव्यू। अब 40 साल बाद वो फिर से अपना मास्क पहनता है उनकी कार के ट्रंक से निकालकर, और जैसा कि आप देख सकते हो ये मास्क काफी ज्यादा डिटेल्ड है, और ये हमें खुद ही बता रहा है कि ये ओल्ड माइकल है। इसके स्कार्स और ब्लैक आइज भी एकदम परफेक्ट हैं, और अच्छे मास्क इस फ्रेंचाइज में कमी देखने को मिले हैं। अब ये बस क्रैश वाली न्यूज लॉरी ने भी सुन ली थी, इसलिए वो जाती है कैरन के घर उसे आगाह करने, लेकिन उसकी एक भी बात ना सुनकर कैरन उसे घर से भगा देती है। अब रात होते ही माइकल शिकार पर निकल चुका था, और वो टकराता है दो बच्चों से, जिनमें से एक ने अपने कंधे पर बूम बॉक्स रखा हुआ है, और ये रेफरेंस है हैलोवीन 2 का, जब माइकल ऐसे बच्चे से टकराया था। इसके बाद वो एक हथौड़ा उठाता है, और ये सीक्वेंस देखने लायक है। वो एक घर में जाकर एक औरत को मार देता है, और ये भी हैलोवीन 2 का रेफरेंस है जब वो एक घर में घुसा था नाइफ लेने के लिए, और यहाँ से भी वो नाइफ लेकर चल देता है। उस घर में एक बेबी था जिसे वो नहीं मारता। इसके बाद वो पड़ोस के घर में झांकता है जहाँ एक लड़की अपनी फ्रेंड सैली से बात कर रही थी, और ये भी हैलोवीन 2 का ही रेफरेंस है। उसमें भी हमने एक लड़की को देखा था जो अपनी फ्रेंड सैली से बात कर रही थी, और अचानक माइकल ने उसे मार दिया था। यहाँ भी सेम यही होता है, और ये पूरा सीक्वेंस एक ही टेक में शूट हुआ। उस औरत के घर में घुसने से लेकर इस मर्डर तक कैमरा चल ही रहा था, और इन्हीं कुछ मिनट्स में हमने 3 रेफरेंसेस देख लिए हैलोवीन 2 के। अब आप समझने लगे होंगे कि ये मूवी कितनी स्मार्ट है। उधर एलिसन और कैमरॉन एक पार्टी में थे ऑस्कर के साथ, जहाँ फ्रैंकेनस्टाइन वाला डीजे सिस्टम है। मीनवाइल विकी बेबीसिट कर रही है जूलियन को। वो उसे सुला देती है, और यहाँ हम लैंप में एक क्लाउन को चाकू पकड़े देख सकते हैं, जो कि रेफरेंस है माइकल की पहली किल का। खैर उधर एलिसन देखते हैं कि कैमरॉन उसे चीट कर रहा है। यहाँ उनके बीच फाइट होती है, जिसमें कैमरॉन एलिसन का फोन डुबा देता है, यानी कि अब उसके घर वाले उससे कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन उधर लॉरी ऑलरेडी उसकी तलाश में निकल चुकी थी, और वो स्कैनर का यूज करके पुलिस की बातें भी सुन रही थी। इधर डेव विकी के पास पहुंचता है, और अपने साथ वो एक घोड़ा लाया था जिसका नाम है टेट।
यस टू में लॉरी के फेक नाम कैरी टेट का रेफरेंस है। अब जूलियन भाग आता है और कहता है कि उसके रूम में बुगी मैन है। विकी चेक करती है लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। वो उसे फिर से सुलाकर वापस जा रही थी और जाने से पहले वो क्लोसेट बंद करती है, लेकिन वो नहीं होती क्योंकि उसके पीछे माइकल था जो कि उसके ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ उसने विकी को भी स्टैब करके मार डाला। जूलियन तो वहां से भाग जाता है बिल्कुल वैसे ही जैसे टॉमी और लिंडसी भागे थे फर्स्ट पार्ट में। डिस्टर्बेंस की रिपोर्ट मिलती है हॉकिंस को, जिसे लॉरी ने भी सुन लिया था। हॉकिंस वहां पहुंचता है और हम देखते हैं कुछ बच्चों को जिन्होंने हैलोवीन 3 वाले मास्क पहने हैं। थीम सॉन्ग तो आपको याद ही होगा। घर में हॉकिंस को विकी की बॉडी मिलती है फर्स्ट पार्ट के सीन का रेफरेंस देते हुए। लॉरी भी वहां पहुंच गई थी और उसे माइकल दिख गया था। इस सीन में माइकल को प्ले किया है निक कैसल ने, जिन्होंने फर्स्ट पार्ट में भी माइकल का रोल किया था। लॉरी से शूट करती है लेकिन वो तो एक मिरर इमेज थी। माइकल तो जा रहा है। हॉकिंस उसके पीछे जाता है और यहाँ उसे मिलती है डेव की बॉडी। ये रेफरेंस है बॉब की डेथ का जो कि फर्स्ट पार्ट में थी और इससे हमें पता चलता है कि माइकल अभी भी क्रिएटिव है। लॉरी माइकल को कंधे में शूट करती है लेकिन फिर भी वो बचकर निकल जाता है। शेरिफ बारकर वहां पहुंचता है अपनी फोर्स के साथ और इसका इस फिल्म में कोई रोल नहीं है। सार्टेन भी वहां पहुंचता है और वो पहली बार लॉरी से मिला था। यहाँ में पता चलता है कि 40 साल पहले हॉकिंस ने माइकल को पकड़ा था और उसने लूमिस को रोका था, नहीं तो वो माइकल को जान से मार देता। अब हमें इसका रोल समझ आया। यहाँ से लॉरी सीधा पहुंचती है अपनी फैमिली के पास उन्हें अपने घर ले जाने के लिए, क्योंकि वो कोई घर नहीं बल्कि एक किला है। लेकिन एलिसन वहां पर थी नहीं। वो तो ऑस्कर के साथ पार्टी से वापस आ रही थी। रास्ते में ऑस्कर मिसबिहेव करता है जिस वजह से वो उसे छोड़कर चल देती है और तभी माइकल ऑस्कर के ऊपर टूट पड़ता है। उसकी चीखें सुनकर एलिसन वापस जाती है लेकिन तब तक ऑस्कर को अवार्ड मिल चुका था। अब यहाँ पर एक चिलिंग सीन आता है जब एलिसन का सामना होता है माइकल से। थ्रिल देख रहे हो मूवी का? और जिस घर के सामने ये सब हो रहा है वो घर है मिस्टर एलरॉड का, जो कि रेफरेंस है हैलोवीन 2 का। जिस घर से माइकल ने चाकू चुराया था वो एलरॉड्स का ही घर था। अब एलिसन घर घर जाकर हेल्प मांग रही थी जैसे कि लॉरी मांग रही थी फर्स्ट पार्ट में। उसकी हेल्प तो किसी ने की नहीं थी, लेकिन एलिसन का नसीब अच्छा है। हॉकिंस के पहुंचने तक पड़ोसी उसे सेफ रखते हैं। उधर लॉरी कैरन और रे को अपने घर ले आई थी और 2 पुलिस वाले उसके घर की रखवाली कर रहे थे। यहाँ हम देखते हैं कि उसके घर में एक सीक्रेट बेसमेंट है जो कि किसी बंकर से कम नहीं। वहां पर हर एक चीज है। लगता है ये ज़ॉम्बी आउटब्रेक की तैयारी कर रही थी। इधर हॉकिंस एलिसन और सार्टेन को लेकर आ रहा था, तभी रास्ते में उन्हें माइकल दिख जाता है। वो उसे उड़ा देता है और ये रेफरेंस है हैलोवीन 2 में बेन ट्रेमर की डेथ का। फर्क ये है कि इस बार माइकल असली है। वो उसे जान से मारने वाला था लेकिन सार्टेन ऐसा उन्हें नहीं देता। वो उल्टा हॉकिंस को ही मार देता है। उसके हाल देखकर हमें पता चलता है कि वो एक सन की डॉक्टर है जो कि माइकल से बुरी तरह ऑब्सेस्ड है और उसने बस को क्रैश करा के माइकल को फ्री किया होगा। अब माइकल बेहोश था और सार्टेन उसे लेकर जा रहा है लॉरी के घर, लेकिन घर के पास ही उसे होश आ जाता है और वो सीधा अटैक कर देता है सार्टेन के ऊपर। जैसे उसे कार से बाहर निकालता है एलिसन वहां से भाग जाती है और माइकल सार्टेन को मार देता है अपने पैर से उसके हेड को क्रश करके। और ये रेफरेंस है रॉब ज़ॉम्बी के हैलोवीन 2 में हॉवर्ड की डेथ का। उनकी कार को देखकर वो 2 पुलिस वाले भी वहां पहुंच जाते हैं जो लॉरी के घर के बाहर तैनात थे, लेकिन उनके साथ भी कुछ बुराई होगा। उधर लॉरी कैरन को हिम्मत दे रही थी और कैरन के रूम में एक घर है जो कि सिमिलर है माइकल के असली घर से। मीनवाइल रे देखता है कि बाहर एक पुलिस कार आई है। वो उनके पास जाता है और देखता है कि वो दोनों पुलिस वाले डेड थे। ये रेफरेंस है हैलोवीन 5 में उन 2 पुलिस वालों की डेथ का। यह माइकल रे को भी मार देता है उसका गला घोटकर। ये सब शोर सुनकर लॉरी समझ जाती है कि माइकल आ गया, इसलिए वो कैरन को भेज देती है बेसमेंट में और खुद वहां निगरानी कर रही थी। तभी माइकल उसे दबोच लेता है। 40 साल बाद आज इन दोनों का फेस ऑफ हो रहा है और ये पहले जैसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ लॉरी तेज है। अपनी शॉटगन से वो माइकल की उंगलियां ही उड़ा देती है। इसके बाद वो भी नीचे पहुंच जाती है और माइकल घर में एंटर हो जाता है। वो नीचे से उसे शूट कर रही थी जिसका कोई फायदा तो नहीं होता, उल्टा उनकी लोकेशन रिवील हो जाती है। तब लॉरी फिर से बाहर निकलकर उसे ढूंढती है और एक एक रूम को चेक करके वो उन्हें सील कर रही थी, जो कि काफी इंप्रेसिव ट्रिक है। यहाँ एक क्लोसेट दिखाकर हमें फर्स्ट पार्ट का रेफरेंस दिया जाता है। लॉरी को रे की बॉडी मिलती है बिल्कुल उसी तरह जैसे उसे फर्स्ट पार्ट में लिंडा की मिली थी। यहाँ माइकल फिर से लॉरी को दबोच लेता है और इस बार तो उसने लॉरी को स्टैब भी कर दिया। इसके बाद उसे बालकनी से नीचे फेंक देता है बिल्कुल जैसे वो गिरा था हैलोवीन में। तभी एलिसन भी वहां पहुंच जाती है जिससे माइकल का ध्यान भटकता है और पलक झपकते ही लॉरी गायब हो गई थी जैसे माइकल हुआ था हैलोवीन में। अब कैरन एलिसन को भी नीचे ले जाती है और अब माइकल को भी अंदर जाना था, इसलिए वो पूरा जोर लगा रहा था और कैरन जानती थी कि वो अंदर आ ही जाएगा। वो काफी डरी हुई थी, लेकिन जैसे ही माइकल सामने आता है आखिर है तो ये लॉरी की ही बेटी।
यहाँ लॉरियन धीरे से निकलती है बिल्कुल माइकल की तरह, और अब तक आप समझ ही गए होंगे कि इस मूवी में लॉरी माइकल को रिप्रेजेंट कर रही थी। स्टार्टिंग से हमें ये दिखाया जा रहा है, और इसका मतलब है कि इस बार वो तो डरने वाली नहीं बल्कि माइकल को उससे डरना चाहिए, क्योंकि ट्रॉमा में वो उसकी रिफ्लेक्शन बन गई है और वो उसे मारकर ही दम लेगी जैसे माइकल करता है। यहाँ वो उसे मार पीट कर फेंक देती है बेसमेंट में। एलिसन और कैरन बाहर निकल रहे थे, तभी माइकल अपने क्लासिक वे में उठकर कैरन का पैर पकड़ लेता है। तब एलिसन एक नाइफ उठाकर उसे स्टैब कर देती है। तीसरी पीढ़ी ने भी हाथ साफ कर ही लिया। माइकल ऊपर आ रहा था, तभी वो बेसमेंट को सील कर देते हैं, और यहाँ हमें पता चलता है कि वो बेसमेंट छुपने के लिए नहीं बल्कि माइकल को फंसाने के लिए एक ट्रैप था, और ये भी कैरन की ट्रेनिंग का हिस्सा था। ये राइटर्स पहले कहाँ थे? बेसमेंट में गैस लीक करके लॉरी वहां पर आग लगा देती है, और इस इनका ज्यादा सही है क्योंकि माइकल पलक तक नहीं झपका रहा। उसे फर्क नहीं पड़ रहा कि वो जल रहा है, वो बस उन तीनों को घूर रहा है, और यही बात इसे खास बनाती है, और यही कब से मिसिंग थी। हैलोवीन 2 और रेजरेक्शन के बाद इस फ्रेंचाइज में ये तीसरी बार है जब माइकल जला। खैर पूरा घर जल रहा था, और वो तीनों टेक्सास चेनसॉ स्टाइल में एक ट्रक में बैठकर वहां से निकल जाते हैं, और हमें दिखाया जाता है कि नाइफ अभी भी एलिसन के हाथ में है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो मूवी एक लव लेटर किस तरह थी वो तो आप सबने देख ही लिया। ये पिछली सभी मूवीज को इनवैलिड करती है, फिर भी हर एक मूवी को होमेज देती है, जो कि काफी ज्यादा तारीफ लायक बात है, क्योंकि अपनी सीरियस टोन को बरकरार रखते हुए इसने हमें इतने सारे रेफरेंस दिए, और जो टोन इस मूवी में थी वो तो इस फ्रेंचाइज से कब की गायब हो चुकी थी। और हैलोवीन के बाद ये एक ऐसी फिल्म है जिसके डायरेक्शन में भी दम है। ऐसा विजन पिछले किसी भी पार्ट में नहीं था, और यहाँ रीबूट्स की बात नहीं हो रही, वो एकदम परफेक्ट है। और इसमें थ्रिल ऐड किया जॉन कारपेंटर के म्यूजिक ने, जो कि हम कब से मिस कर रहे थे। अगर आप ये मूवी देखोगे तब आपको पता चल जाएगा कि सिर्फ म्यूजिक ही क्या कुछ कर सकता है, और इन सब चीजों की वजह से ही ये मूवी इतनी बड़ी हिट रही कि आगे इसके 2 और पार्ट्स आ रहे हैं। हैलोवीन किल्स जो कि पिछले साल आनी थी, अब वो इस साल अक्टूबर में आएगी, और उसका टीजर आप यूट्यूब पर देख सकते हो। वो इमीडिएटली इसके बाद ही शुरू होगी, क्योंकि हैलोवीन की रात अभी बाकी है, और हैलोवीन किल्स का मतलब है कि उसमें किल्स भर भर के होंगी। उसका नया ट्रेलर भी इसी हफ्ते आ सकता है, जिसे आप चाहो तो मैं ब्रेक डाउन भी कर दूंगा। फिर अगले साल आएगी हैलोवीन एंड्स, जिसके साथ ये सागा एंड होगी। इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलता है कि हैलोवीन किल्स की इतनी हाइप क्यों है। आप मानोगे नहीं, लेकिन उसकी हाइप कॉन्जरिंग 3 से भी ज्यादा थी। अब बात करें माइकल की, तो इसमें हमने एक परफेक्ट माइकल देखा, जिसे देखकर लगता है कि फिल्म मेकर सीरियस हैं। नहीं तो पहले तो ऐसा लगता था कि बच्चे इसका मांस चुनते होंगे। माइकल एक जोक बन गया था। हालांकि बूढ़ा माइकल दिखाना काफी बड़ा रिस्क था, लेकिन एक अच्छा फैसला था। एक परफेक्ट माइकल और एक परफेक्ट हैलोवीन मूवी का फैंस को न जाने कब से वेट था। इस मूवी ने फैंस को वो डिलीवर किया, और बल्कि ज्यादा ही किया। राइटर्स का काम भी तारीफ लायक है, और आज के टाइम पर ब्लम हाउस इस मूवी पर हाथ रख दे वो सोना है। और मूवी में गोर भी कितना अच्छा खासा था वो आपने देख ही लिया। इतनी सारी किल्स हमें दिखाई भी नहीं गई, लेकिन क्या उससे कुछ कमी रही? बिल्कुल भी नहीं। इस मूवी में किल्स भी इतनी अच्छी थी, और सारी डेथ्स भी, फिर भी एकदम क्लीन मूवी थी। और ये आपने शायद ही किसी मूवी में देखा होगा। आपको गोर भी दिखाया जा रहा है, किल्स भी दिखाई जा रही हैं, फिर भी मूवी इतनी क्लीन है, एकदम क्लासी। अब आप भी जान चुके हो कि ये मूवी कितनी स्पेशल है। अब आप भी ऑफिशियली एक फैन हो, और आप भी हाइप्ड हो हैलोवीन किल्स के लिए। तो अब बात करते हैं ढेर सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। इसका बजट था 10 से लेकर $15 मिलियन, जो कि पिछली सभी मूवीज का भी था, लेकिन इसने कमाई की थी $255.6 मिलियन की, जो कि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। ये इस फ्रेंचाइज की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म है, और हैलोवीन का रिकॉर्ड तो इसने पहले हफ्ते में ही तोड़ दिया था। इस मूवी में काम करने के लिए जेमी ली कर्टिस को कन्विंस किया था जेक ग्लेनहॉल ने। एमा रॉबर्ट्स जैसी पॉपुलर एक्ट्रेस भी एलिसन का रोल करना चाहती थी, लेकिन स्टूडियो चाहता था कि कोई न्यू कमर ये रोल करे, जैसे जेमी ने किया था हैलोवीन में। ये फिल्म यूके और यूएसए में रिलीज हुई थी 19 अक्टूबर को, और इसी दिन माइकल पैदा हुआ था। स्टूडियो बैक टू बैक 2 मूवीज बनाना चाहता था, लेकिन बाद में वो एक पर ही अटक गया। जब इस मूवी को इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो सीधा 2 और मूवीज ग्रीनलिट हो गई। जॉन कारपेंटर ने इस मूवी में कई सारे आइडियाज भी दिए। जॉन ने कहा था कि लास्ट हैलोवीन फिल्म होगी, इसलिए वो इन्वॉल्व है, लेकिन आगे 2 और मूवीज आ रही हैं, और कारपेंटर उनमें भी इन्वॉल्व है। ये बात तो सबको पता ही है कि कोई भी मूवी लास्ट नहीं हो सकती। ये फ्रेंचाइज तो हमेशा जिंदा रहेगी, और जब इतनी कमाई हुई है तो इससे और ज्यादा कमाई ना करना बेवकूफ़ी होगी। इस फिल्म में माइकल की एज है 61। निक कैसल माइकल का रोल करने वाले सबसे बूढ़े एक्टर हैं, उनकी एज थी 70, और वो तीसरे एक्टर हैं जिन्होंने एक से ज्यादा बार माइकल का रोल किया। पहले 2 हैं जॉर्ज पी विल्बर और टाइलर मेन। जेम्स जूड कॉटनी रियल लाइफ किलर से मिले थे ताकि वो माइकल का रोल ठीक से कर पाएं, कुछ किलिंग एडवाइस लेकर। इस मूवी को 28 दिनों के अंदर ही शूट कर लिया गया था। इस फ्रेंचाइज की पहली फिल्म है जिसमें एक ही मास्क के कई सारे वर्जन यूज किए गए। सब में बहुत हल्का ही फर्क था, किसी में बाल अलग थे तो किसी में स्कार्स। पहली फिल्म 2 घंटे 15 मिनट्स की थी, यानी कि इसमें कई सारे सीन्स को कट किया गया और इसकी एंडिंग भी दोबारा शूट की गई। पहले एंडिंग भी अलग थी। हैलोवीन 2 और 3 के बाद ये तीसरी हैलोवीन फिल्म है जिसे यूनिवर्सल ने डिस्ट्रीब्यूट किया। सोफिया मिलर यानी कि छोटी कैरन ने इस रोल के लिए अपने बालों को 13 इंचेस तक काट दिया था, और इसके बाद उन्हें डोनेट कर दिया।
ब्लम हाउस के ओनर जेसन ब्लम ने कहा था कि इससे ज़्यादा एक्साइटेड वो आज तक किसी प्रोजेक्ट के लिए नहीं हुए और ये ब्लम हाउस का पहला मेजर हॉरर आइकन प्रोजेक्ट है। इससे पहले 2 हैलोवीन फिल्म्स और बनने वाली थी, जिनमें से एक थी हैलोवीन 3D, लेकिन डायमेंशन ने राइट खो दिए, इसलिए वो नहीं बन पाई। राइट्स आई मिरामैक्स के पास और उन्होंने ये प्रोजेक्ट दे दिया ब्लम हाउस को, जो कि पहले से यूनिवर्सल के साथ डील में है। ये हैलोवीन के 40 साल बाद रिलीज हुई, हैलोवीन 4 के 30 साल बाद और S2O के 20 साल बाद। डैनियल हैरिस भी इसमें काम करना चाहती थी, लेकिन उन्हें नहीं लिया गया। इसका वर्किंग टाइटल था अंकल ऑरेंज, साथ में हैलोवीन H40, हैलोवीन रिटर्न्स और हैलोवीन द रैथ ऑफ माइकल मायर्स। ये डेविड गॉर्डन ग्रीन की पहली हॉरर फिल्म है। ली वैनल को माइकल का रोल करने में इंटरेस्ट था। कैरन यानी कि जूडी ग्रीन के एंटमैन में को स्टार थे पॉल रड, जिनकी पहली फिल्म थी हैलोवीन 6, और विकी यानी कि वर्जीनिया गार्डर भी उसी साल पैदा हुई थी जब हैलोवीन 6 रिलीज हुई थी। ये दूसरा हॉरर सीक्वल या प्रीक्वल है जिसका टाइटल सेम फर्स्ट मूवी जैसा है। 2011 में द थिंग का प्रीक्वल आया था जिसका टाइटल सेम था, और इन दोनों ही ओरिजिनल मूवीज के डायरेक्टर है जॉन कारपेंटर। फिल्म में सिर्फ हॉकिंस को ही माइकल ने नहीं मारा। इस मूवी का बॉडी काउंट है 19 और अब तक माइकल 123 लोगों को मार चुका है। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आए तो उसे एक लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताओ कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। यहाँ पर हैलोवीन सीरीज एंड होती है और हमारी कलेक्शन में ऐड होती है एक और सीरीज और साथ में एक नई मूवी की हाइप। और ऐसी और इंटरेस्टिंग सीरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो ताकि नोटिफिकेशन भी आपको लव लेटर दे सके। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वो आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, ढेर सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।